नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 13वां पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्वारा लिखित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के गांव दौलतपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित रामसाई दुबे थे। द्विवेदी जी ने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद स्वाध्याय यानी अपने अध्ययन के द्वारा ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और झांसी में रेलवे में नौकरी कर ली। सन 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। मौलिक रचनाएं: काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, श्रम, साहित्य शिखर आदि। ये तो गद्य है। अनुदित रचनाएं: विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी यह पद्य हैं। भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता आदि ये गद्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान यानी उपस्थित है जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति आज भी संसार में उपस्थित है जो महिलाओं, लड़कियों को पढ़ाना अपने घर को नष्ट करने का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जो शिक्षित है, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचित है और जिनका पेशा यानी रोजगार कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों, बुरे मार्ग पर चलने वाले को सुमार्गगामी यानी अच्छे मार्ग दिखाने वाले, और अधार्मिकों यानी धर्महीन को धर्म तत्व, धर्म का सार समझाने वाले। उनकी दलीलें सुन लीजिए यानी उनके तर्क सुन लीजिए। यानी जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, उनके विचार महिलाओं के बारे में सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन यानी ऊंचे कुल की स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल यानी रिवाज न थी। होती तो इतिहास, पुराण आदि ने उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ का मतलब होता है हानि होती। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, जिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला, यानी इससे भी हानि हो गई। शकुंतला ने जो कटु यानी कड़वे वचन दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। दुष्परिणाम यानी बुरा फल। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक लिखा था वह अनपढ़ों की भाषा थी, इसलिए नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद यानी नष्ट करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा यानी ध्यान न देना। तथापि फिर भी हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत यानी प्राचीन भाषा बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्रमाण यानी सबूत।
अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का, यानी संस्कृत नहीं बोलना ही अनपढ़ और गंवार होने का सबूत नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरितमानस में ऋषियों की वेदांतवादिनी यानी दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखने वाली पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवार संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास, ये कवियों के नाम है। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय यानी समाज, सारा समाज संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? और भगवान शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध तथा उनके चेले यानी शिष्य प्राकृत में क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण यानी सारी जनता की भाषा थी। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन उस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने के प्रचलित भाषा में अखबार लिखते थे। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। प्राकृत यानी पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो जाते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण यानी सारी जनता की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, विश्वविद्यालय यानी कॉलेज, तथा फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, विमान यानी से हवाई जहाज। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले यानी वर्णन देखकर उनका हवाले यानी वर्णन देखकर उनका अस्तित्व यानी होना तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी प्रतिभाशाली पंडितों के नामोल्लेख यानी नाम का वर्णन उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रिक ज्ञाता और इस तर्कशास्त्रिक यानी शास्त्रों का ज्ञाता जानकार, न्यायशीलता की बलिहारी यानी न्योछावर, वेदों को प्रायः
अधिकतर सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। ईश्वर कृत यानी ईश्वर के द्वारा रचित मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा यानी वर्णमाला पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विजा आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत यानी सम्मानित हुई है या नहीं? शारंगधर पद्धति यह एक ग्रंथ है। मैं इनकी कविता के नमूने यानी उदाहरण है या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ यानी ज्ञानी ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी ही धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य यानी विद्वता प्रकट करे। गार्गी जो एक विदुषी नारी है, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। छक्के छुड़ाना यानी निरुत्तर कर देना। गजब यानी महान आश्चर्य। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफुल यानी बुरा परिणाम है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी विष और पुरुषों के लिए पीयूष यानी अमृत का घूट है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरण के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यानी इस वजह से हैं बहुत से पुरुष स्त्रियों को अनपढ़ रख करके अपने भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, इसलिए पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, हवाले यानी वर्णन, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंदम यानी 10वां भाग, श्रीमद् भागवत का 10वां भाग के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 53 उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है।
रोकमणि ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रोकमणि ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ यानी थोड़ा ज्ञानी होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों यानी धर्म को मानने वालों की दृष्टि में जो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राकालीन यानी प्राचीनकालीन संबंधी स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती यानी बेकार समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ यानी हानि भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या, मनुष्यों की हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों यानी पागल, बात व्यथितों यानी बात रोग और ग्रस्तों यानी कुग्रह से पीड़ित के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य यानी कड़वे वचन कह कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। क्या वह यह कहती कि है आर्य पुत्र, शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके ये मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर यानी भयानक से भयानक, भयंकर से भयंकर अत्याचार करके जो उसे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। किंचित यानी थोड़ा भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी यानी पवित्र आचरण वाली स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कठोर बात कहाई, उसी ने परित्यक्त छोड़ी गई होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाच्ये यस्त्वया मदचनात् स राजा वयो विशुद्धामतिः यत्स्म सक्षम मां लोकवाद श्रवणादहास्यः श्रुतस्य तत्किवं सदृशम कुलस्य। बताया है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी है यानी पवित्रता साबित कर दी है। जिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी झूठी बदनामी सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है यानी परिवार के समान है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है। महत्ता यानी महानता को शोभा देने वाली है, अर्थात मैंने अग्नि परीक्षा में अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया है, तो यह बात तुम्हारे लिए सही है या गलत। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह कथन न किसी गवार स्त्री की किंतु महाब्रह्म ज्ञानी यानी बड़े ज्ञानी राजा जनक की लड़की और
मनवादी, मनवादी यानी मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् सह एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञाता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग, परित्याग यानी छोड़ देना के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, नीतिज्ञ यानी नीति को जानने वाला और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मनुर भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य यानी कड़वे वचन कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का, अकुलीनता यानी अच्छे कुल का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ, अनर्थ यानी हानि हो सके। अनर्थ का बीज यानी मूल कारण उसमें हरगिज नहीं, हरगिज यानी कभी भी। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों लोगों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार, पापाचार का अर्थ है पाप पूर्ण आचरण के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यह स्त्रियां न पढ़ती थी और न उन्हें पढ़ने की मुमानियत, मुमानियत यानी मनाही थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता, अभिज्ञता यानी जानकारी नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार, अपकार यानी हानि पहुंचाना और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक, व्यापक यानी विस्तृत शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। समावेश यानी शामिल करना। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी, अनर्थकारी यानी हानि पहुंचाने वाला समझते हैं, तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए और विचार कीजिए। वे आवे सो कीजिए, यानी मन में जो आए वह कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थ कर है, वह अभिमान का उत्पादक, उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी पूरी तरह से झूठ है। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका उत्तर है घ, सरस्वती। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? इसका उत्तर है ख, प्राकृत। अति लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। इसका दूसरा प्रश्न है, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के
10वें स्कंद में मिलती है। इसका तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए प्राचीन काल विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ में आई विदुषी महिलाओं के नाम है शीला, विजा, अनुसुईया, गार्गी आदि। इसका चौथा प्रश्न है, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। इसका उत्तर है, शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से भी मना कर दिया था। इसे कुपित यानी क्रोधित और अपमानित होकर शकुंतला ने उनसे दुर्वचन कहे थे। पांचवा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई है। इसका उत्तर है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र के नियम बनाए थे उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे और वही जनभाषा थी। अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया। पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे जाते थे। यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के शास्त्रार्थ में छक्के छुड़ा दिए थे। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। यदि वे पढ़ी लिखी न होती तो विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी। उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है। ऐसी महिलाओं की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया है। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी ने कहा है कि स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता। यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं थी। शिक्षा से यदि अनर्थ होता है तो वह पुरुषों की शिक्षा से भी होगा। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो इस कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह निबंध प्रथम बार सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया था। अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध की रचना करके स्त्री शिक्षा के विरोधियों के कुतर्कों का खंडन किया है। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा को देश और समाज के लिए हितकर तथा आवश्यक मानते थे। वह स्त्रियों की शिक्षा को अनर्थकारी नहीं मानते थे। शिक्षा को सामाजिक विधान और घरेलू अशांति का कारण द्विवेदी जी ने नहीं माना है। द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य और धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। वह कहते हैं कि यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो उसको आधार बनाकर वर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस निबंध से पता चलता है कि वह खुली सोच के विचारक थे तथा उनकी दृष्टि दूर तक देखने में समर्थ थी। इसका दूसरा प्रश्न है, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं बल्कि समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए।
इसका उत्तर है समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको स्त्रियों को साथ लेकर चलना होगा। चूंकि समाज में स्त्रियां संख्या में आधी होती है, अतः उनको शिक्षा न देना आधे समाज को पिछड़ा बनाए रखना है। समाज के उत्थान के लिए उसके सदस्यों को अच्छी और ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसको आगे बढ़ा सके। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। ये शिक्षा पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। संपूर्ण समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्रियां शिक्षित होगी। स्त्रियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए उनको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विचारशील और समझदार बनाती है। वे कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनती है। परिवार, समाज तथा देश को उनकी शिक्षा से लाभ होता है। स्त्री शिक्षण से समाज का पतन होने की बात सोचना विवेकहीनता ही मानी जाएगी। स्त्री शिक्षा के अभाव में पूर्ण सामाजिक विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझना, प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखना और याद भी करना। धन्यवाद।